नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे साथियों राजस्थान के प्रमुख बांध एवं सिंचाई परियोजनाएं। तो ये अपना राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है और आप लोग इसको पूरा लास्ट तक पढ़िएगा और इसके नोट्स भी आप लोगों के लिए ई बुक बना करके आपको हमारे खुराना क्लासेस ऐप पर डाल दिए गए हैं। ऐप की लिंक और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो साथियों स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको ये जो नोट्स है ना, बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ बनाए गए हैं, तो आप इसका सदुपयोग कीजिए। पहला जो बांध आता है हमारा वह है जवाई बांध। जवाई बांध पाली जिले के अंदर स्थित है। इसकी नींव 13 मई 1946 को जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा रखी गई थी। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, मारवाड़ का अमृत सरोवर जवाई बांध को कहते हैं। यह बांध जवाई नदी पर स्थित है। इसका निर्माण इंजीनियर एडगर व फर्ग्यूसन की देखरेख में हुआ था। इतना आपको याद रहना चाहिए। इस बांध का पूर्ण निर्माण स्वतंत्रता के बाद 1956 में इंजीनियर मोती सिंह ने करवाया था। सेई बांध उदयपुर में स्थित है साथियों, और इस सेई बांध से पहली बार 9 अगस्त 1977 को जवाई बांध में पानी डाला गया था। इतना लाइन आपको याद करने के बाद कि भाई सेई बांध जो है उससे पहली बार पानी छोड़ा गया था जवाई बांध के अंतर्गत 9 अगस्त 1977 को। सेई बांध व जवाई बांध के मध्य में एक जल सुरंग भी बनाई गई है, ये भी आपको याद रखना है। सेकंड बांध आता है हमारा बंद बारेठा। कौन सा है? बारेठा बांध। यह है बयाना भरतपुर जिले के अंतर्गत स्थित है और इसको कुकुंद नदी पर बनाया गया साथियों 1897 ईस्वी के अंदर। बारेठा बंद कुकुंद नदी पर स्थित है। 1897 में इसका निर्माण करवाया गया। इसके निर्माण के समय की अगर हम बात करते हैं तो राम सिंह के शासनकाल में इसको बनाया गया था। उस समय कमांडर इंजीनियर थे बहादुर रॉयल। ध्यान रखना है आपको, बहादुर रॉयल ने इसका निर्माण करवाया था। किसके शासनकाल में? राम सिंह के शासनकाल में। इस बांध को वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में भी घोषित किया गया है। तो आपको याद रखना इस चीज़ का कि जो बंद बरेठा अभ्यारण्य है उससे कौन सी नदी गुजरती है? कुकुंद नदी गुजरती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस बांध की आकृति साथियों जहाज के समान है। जो हमारा पानी का जहाज है ना, उसके समान इसकी आकृति है। तीसरा बांध आता है गांधी सागर बांध। यह हमारा मंदसौर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है, जो चंबल नदी पर 1960 में बनाया गया था। यह बांध 510 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इस बांध पर विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है, जिससे कुछ बिजली बनाई जाती है। मैं आपके लिए जब चंबल नदी मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर गांधी सागर बांध से कितनी बिजली बनती है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है राणा प्रताप सागर बांध। यह चंबल नदी पर स्थित है, रावत भाटा चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, जिसका निर्माण दूसरे चरण में करवाया गया था 1970 में। राणा प्रताप सागर बांध की लंबाई 1170 मीटर है और चौड़ाई 36 मीटर है। यह विश्व का सबसे सस्ता बांध है। इसकी लागत 31 करोड़ रुपए थी। ध्यान रखेंगे आप लोग कि भाई विश्व का सबसे सस्ता बांध राणा प्रताप सागर बांध है, जिसकी लागत कितनी आई थी? 31 करोड़ रुपए। अब आप सोचेंगे कि साहब 31 करोड़ रुपए कोई मामूली काम है। अरे मेरे भाई, राणा प्रताप सागर के बजाय इतने बड़े बड़े बांध हैं जिनमें बहुत सारा पैसा लगा था इसके बजाय, लेकिन इस बांध में सबसे कम पैसा लगा था, इसलिए इसको विश्व का सबसे सस्ता बांध मात्र 31 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। लेकिन जल क्षमता भंडारण की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। इसमें पानी सबसे ज़्यादा आ सकता है। कनाडा के सहयोग से परमाणु बिजली घर की स्थापना भी यहाँ पर की गई है और इस सागर से, इस बांध से विद्युत बनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है जवाहर सागर बांध। यह भी चंबल नदी पर स्थित है और बोरावास कोटा के अंदर 1972 में यानी तीसरे चरण में इसका निर्माण किया गया था। कोटा व बूंदी को सिंचाई सुविधा इस बांध से प्राप्त होती है। इसका निर्माण विद्युत उत्पादन के लिए भी किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। यह एक पिकअप बांध है। कैसा है? पिकअप बांध है। नेक्स्ट आता है कोटा बैराज बांध। कोटा बैराज भी चंबल नदी पर है
और इसका निर्माण 1960 में करवाया गया था, प्रथम चरण में ही। और इस बांध से बिजली नहीं बनाई जाती, केवल इसका निर्माण सिंचाई हेतु किया गया था। अगला बांध है हमारा टोरडी सागर बांध, जो टोरडी गांव टोंक जिले के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1887 में किया गया था। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज़ लाइक कर दीजिए। टोरडी सागर बांध की एक आपको विशेषता याद रखनी है, अगर इस बांध के सभी गेटों को खोल दिया जाए तो बांध में एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है। इम्पोर्टेंट लाइन है, ऐसा कौन सा बांध है जिसकी सभी मोरियों को या गेटों को अगर खोल दिया जाए तो एक भी बूंद पानी नहीं बचता, वह है टोरडी सागर बांध, टोरडी गांव टोंक के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा जाखम बांध। यह जाखम नदी पर स्थित है, अनूपपुरा गांव के अंदर, प्रतापगढ़ जिले में, और इसकी ऊंचाई 81 मीटर है। जाखम बांध का निर्माण टीएसपी जनजाति उपयोजना के अंतर्गत किया गया था। जाखम नदी के ऊपर एक विद्युत गृह का निर्माण भी किया गया है। भाई जाखम लघुपन जो विद्युत परियोजना है, यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है बीशलपुर बांध। यह टोडा रायसिंह टोंक जिले के अंतर्गत स्थित है। इस बांध का निर्माण बनास व डाई नदी के संगम पर 1987 में किया गया था। बीसलपुर बांध जो है साथियों, इस बांध पर एशिया विकास बैंक की सहायता से आरबीआई डीपी परियोजना के ट्रांसमिशन का कार्य भी प्रारंभ किया गया था। यह राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। कौन सी? बीसलपुर परियोजना सबसे बड़ी है। बीसलपुर परियोजना के लिए नाबार्ड के ग्रामीण आधार पर ढांचा विकास कोष से आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला हमारा बांध आता है मेजा बांध। यह कोठारी नदी पर स्थित है, मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा जिले में। क्लियर? इस बांध पर बनाए गए मेजा पार्क को ग्रीन माउंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? अगला बांध है पांचना बांध, जो गुडला गांव जिला करौली में स्थित है। इस पांचना बांध के अंतर्गत 5 नदियों का पानी आता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। पहली है भद्रावती, अटा, माची, बरखेड़ा और भैंसावर। ये 5 नदियों का पानी पांचने के अंदर आता है और यह राजस्थान के मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है। इंपॉर्टेंट लाइन है, राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध, जिसका निर्माण अमेरिका के आर्थिक सहयोग से किया गया है। पांचना बांध जो परियोजना है वो यूएसए के सहयोग से चलाई जा रही है। ध्यान रखेंगे आप लोग इसको। अगला बांध है हमारा औराई बांध, जो औराई नदी पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ जिले में। बाकली बांध साथियों जालौर जिले में स्थित है, सुकड़ी व कुलभाना नदी के किनारे पर। अगला है अडवान बांध। यह मानसी नदी पर स्थित है, भीलवाड़ा जिले में। नारायण सागर बांध जो है साथियों, यह ब्यावर जिले में स्थित है, खारी नदी पर। और याद रखेंगे आप लोग, इस बांध को ब्यावर एवं अजमेर जिले का समुद्र भी कहते हैं। तो ये आपको लाइन याद रखनी है, अजमेर जिले का समुद्र किसे कहेंगे? नारायण सागर बांध को कहेंगे। अगला बांध है हरसोर बांध, जो डेगाना नागौर के अंदर स्थित है। इसका निर्माण 1959 में किया गया था। इस बांध से लूणियास व हरसोर नहर विकसित भी की गई है। क्लियर? नेक्स्ट बांध आता है हमारा अजान बांध। अजान बांध ये गंभीर नदी पर स्थित है, भरतपुर जिले में, जिसका निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। तो ये हमारे अब तक के थे राजस्थान के प्रमुख बांधों के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं, राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को लेकर भी चर्चा करेंगे इसी क्लास के अंदर। आप लोग पूरा क्लास को देखिएगा, एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 272.11 लाख हेक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है, जो कि देश के कृषि योग्य क्षेत्र का कितना है? लगभग 14% है। यह आंकड़ा आपको याद रखना है कि भाई कृषि योग्य भूमि कितनी है? 272.11 लाख हेक्टेयर। अब इसमें से हिस्सा कितना है राजस्थान का? ध्यान रखेंगे, लगभग 14% है। ठीक है ना? 2020-21 में राजस्थान में सिंचित क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये आंकड़े भी आपको 2020-21 के याद रखने हैं। सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर। ये 2020-21 का आंकड़ा बता रहा हूँ मैं आपको, अभी तक नया डाटा आंकड़ा नहीं आया है।
तो आपको 2020-21 का ही पढ़ना है। 33 जिलों के आधार पर इसको मैं बता रहा हूँ आपके लिए। 50 जिलों के आधार पर जब नया आंकड़ा आएगा तो आपको जरूर बताया जाएगा राज्य में सिंचित क्षेत्रफल के आधार। तो सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर और जोधपुर, ये क्रम अनुसार है। न्यूनतम शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? पहला राजसमंद न्यूनतम में, उससे अधिक डूंगरपुर और उससे अधिक सिरोही। फसलों में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाली फसल कौन सी है? तो गेहूं, राई और सरसों। सर्वाधिक सिंचाई गहनता वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। और न्यूनतम सिंचाई गहनता वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। तो ये आपको 2020-21 की रिपोर्ट याद रखनी है साथियों। जब नई रिपोर्ट आपके लिए आएगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। वर्ष 2020-21 में राज्य में सिंचाई गहनता कितनी % थी? तो देखेंगे, इसका मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। सकल सिंचित क्षेत्र यानी कुल सिंचित क्षेत्र में भाग दे देंगे शुद्ध सिंचित क्षेत्र का। तो हमारा सकल जो सिंचित क्षेत्र है वो है 116.5 लाख हेक्टेयर, बटा करेंगे 87.89 लाख हेक्टेयर इंटू 100। तो हमारा कितना आएगा? सिंचाई गहनता 133% निकल के आएगा यहाँ पर, जो आपको याद रखना है 133%। क्लियर? अब देखिए, वर्ष 2020-21 में साधनवार सिंचित क्षेत्रफल यानी कि किस साधन, जो कौन से संसाधन, उनसे कितने % क्षेत्रफल में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। तो भाई अगर हम नहरों की बात करते हैं सबसे पहले, तो नहरों से शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है 21.45 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र है 34.41 लाख हेक्टेयर। और जिला कौन सा है? गंगानगर और हनुमानगढ़, 2 जिले आपको याद रखने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे आते हैं नलकूप और कुओं से, तो 64.10 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्रफल है इसका 79.88 लाख हेक्टेयर। और जिले हैं जोधपुर एवं अलवर। तालाबों से सिंचाई की बात करें तो 0.471 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र है तालाबों का 0.474 लाख हेक्टेयर। और जिले हैं आपके उदयपुर एवं पाली। अन्य स्रोतों से बात करते हैं तो 1.76 लाख हेक्टेयर भूमि शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल है। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 1.79 लाख हेक्टेयर। और जिले हैं हमारे टोंक एवं सवाई माधोपुर। अगर आपसे कुल क्षेत्रफल पूछा जाए तो ज़्यादातर कुल ही पूछा जाता है, आपको याद रखना 87.78 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्रफल कितना है? 116.55 लाख हेक्टेयर। और जिला कौन सा है साथियों? गंगानगर, ये कुल में आएगा गंगानगर। अब हम बात करते हैं नलकूपों एवं कुओं से सिंचाई, एक एक को विस्तार से पढ़ेंगे। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो सिंचाई की जाती है वो कुएं और नलकूपों के द्वारा की जाती है। ये लाइन आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? कुएं और नलकूपों से। ठीक है, कुओं एवं नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होगी? संयुक्त रूप से भाई कुएं और नलकूप दोनों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है जोधपुर जिले के अंदर। कुएं एवं नलकूपों के द्वारा न्यूनतम सिंचाई होती है गंगानगर जिले के अंतर्गत। अगर बात करें केवल कुओं से ही, तो कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है झालावाड़ के अंदर। और कुओं से न्यूनतम सिंचाई होती है गंगानगर के अंदर। ये एक एक ज़िले को याद रखना। नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला जोधपुर है। और सबसे कम सिंचाई वाला जिला नलकूपों के द्वारा राजसमंद है। तो ये आपको 6 लाइन याद रखनी है, अच्छे से उतार लीजिए आप लोग इसको अपनी कॉपी में। चलिए हम बात करते हैं नहरों के द्वारा सिंचाई। तो देखो, नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है गंगानगर के अंदर। और नहरों से सबसे कम सिंचाई की जाती है दौसा में, ये आपको याद रखना है। दौसा से ज़्यादा बीकानेर में होगी, फिर उसके बाद झुंझुनू में होगी। तो सबसे कम दौसा आपका आंसर है। अब बात करते हैं तालाबों के द्वारा सिंचाई। राज्य के दक्षिणी भाग में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तालाबों के द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई वाला जिला है आपका उदयपुर। कौन सा है? उदयपुर भाई, याद रख लेना आप लोग इसको। चलिए आगे बात करते हैं हम सिंचाई परियोजनाओं की दृष्टि से। यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है। पहली कौन सी है? लघु सिंचाई परियोजना। जिस सिंचाई परियोजना से 2000 हेक्टेयर भूमि तक सिंचाई होती है उसे लघु सिंचाई परियोजना कहेंगे। उसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना, जिसमें 2000 हेक्टेयर से लेकर के
10,000 हेक्टेयर के मध्य में क्या होती है, भूमि सिंचित की जाती है, उसे मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं। ठीक है। उसके बाद बृहत सिंचाई परियोजना, इसमें 10,000 से ज़्यादा भूमि, 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि सिंचाई की जाती है। और अगली हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, तो देखेंगे इन परियोजनाओं से बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है, इसलिए इनको बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहते हैं। और अब आपको एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का, इंपॉर्टेंट है। बहुउद्देशीय परियोजना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। नोट कर लीजिए इस लाइन को आप लोग। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। साथियों आप लोग कमेंट ज़रूर करना लास्ट में आपको ये क्लास है कैसी लग रही है। देखो हालांकि मेरे पास कोई डिजिटल पैनल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए, पढ़ने वाला विद्यार्थी किसी भी कंडीशन में पढ़ सकता है, उसके लिए कोई भी सुविधा की आवश्यकता नहीं होगी तो भी चलेगा। ठीक है भाई। तो अब हमारी आती है पहली परियोजना है गंगा नहर परियोजना। कौन सी है, गंगा नहर परियोजना। प्रश्न यहाँ से कई बार पूछा गया गंगा नहर से और इंदिरा गांधी से, याद रखना। कन्फ्यूजन वाले सवाल मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज इसी के अंदर, एक एक पॉइंट को याद रखेंगे। राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना कौन सी है, गंगा नहर। गंगा नहर के लिए 4 सितंबर 1920 को सतलज नदी के जल बंटवारा को लेकर के बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह ने पंजाब व भागलपुर रियासतों से समझौता किया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, कब समझौता किया था, 4 सितंबर 1920 को इसका समझौता हुआ था। गंगा नहर परियोजना की आधारशिला यानी नींव कब रखी गई थी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 5 सितंबर 1921 को फिरोजपुर हेड में रखी गई थी। फिरोजपुर पड़ता है पंजाब के अंतर्गत। नींव किसने रखी थी, महाराजा गंगा सिंह ने रखी थी, ये बीकानेर के शासक थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, नींव रखी गई थी इसकी 5 सितंबर 1920 को, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और समझौता किया था 4 सितंबर 1920 को, ये तारीख है आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। और इस परियोजना का उद्घाटन अगर पूछा जाए, देखो नींव रखी गई थी 1921 में और उद्घाटन कब किया गया था, 26 अक्टूबर 1927 को भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा फतुई नामक स्थान पर, फतुई गंगानगर में आता है, तो फतुई नामक स्थान पर किया गया था और लॉर्ड इरविन ने ही इसका नाम गंगा नहर रखा था भाई। अब आपको दोनों तारीखें याद रखिए। अगर पूछा जाए कि नींव कब रखी थी, 5 सितंबर 1921 को, उद्घाटन कब हुआ था, 26 अक्टूबर 1927 को। मोस्ट है, दोनों ही तारीखें याद रख लेना, बार बार बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए आगे, इस नहर को हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से सतलज नदी के निकाला गया था। देखिए इस नहर को कहाँ से निकाला गया था भाई, हुसैनीवाला और फिरोजपुर पंजाब से सतलज नदी के माध्यम से निकाला गया था। राजस्थान में यह जो नहर है वे प्रवेश कहाँ से करती है, ये प्रवेश करती है खक्या नामक स्थान से, जो श्रीगंगानगर में पड़ता है। यह जो नहर है साथियों 2 जिलों में बहती है, गंगानगर और अनूपगढ़, 2 जिलों में बहती है, ध्यान रखेंगे आप लोग। इस नहर को श्रीगंगानगर एवं अनूपगढ़ जिले की जीवनदायिनी भी कहते हैं। एक एक लाइन याद रखनी है आपको। राजस्थान में सबसे पहले सिंचाई नहर महाराजा गंगा सिंह लेकर आए थे, इसलिए गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथी भी कहते हैं। किसको कहेंगे भागीरथी राजस्थान का, गंगा सिंह को कहेंगे। गंगा नहर की उपशाखाएं भी बहुत है भाई, जैसे समेजा, लालगढ़, लक्ष्मी नारायण, करणजी, ये क्या है इसकी उपशाखा। गंगा नहर को इंदिरा गांधी नहर से जोड़ने के लिए लोहागढ़ से एक लिंक चैनल भी निकाला गया। लोहागढ़ हरियाणा में आता है, तो लोहागढ़ से एक लिंक चैनल निकाला गया था गंगा नहर को इंदिरा गांधी से जोड़ने के लिए। इस चैनल का निर्माण 15 फरवरी 1984 को शुरू हुआ था। यह हरियाणा पंजाब होते हुए साधुवाली के पास गंगा नहर में मिल जाता है। साधुवाली किस जिले में है, गंगानगर के अंदर। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ था। पहला चरण देखिए आप लोग, इस चरण का निर्माण मार्च 1958 को हुआ था। अब आपसे पूछा जा रहा है परियोजना। अब बहुत से विद्यार्थी कन्फ्यूजन होंगे, आपको 2 डेट तो मैंने बताई थी कि नींव रखी गई थी 1921 में, उद्घाटन हुआ था 1927 में, ठीक है, और इस परियोजना का निर्माण हुआ था मार्च 1958 में। ये इतना ध्यान रखना है। इस चरण का निर्माण बीकानेर जिले के पूंगल के नज़दीक छतरगढ़ तक किया गया था। इस चरण में 393 किलोमीटर नहर का निर्माण भी
हुआ था। दूसरा चरण जो है ये 1972-73 से लेकर के 1986-87 तक रहा। इस चरण में मुख्य नहर की लंबाई पुंगल बीकानेर से लेकर के मोहनगढ़ जैसलमेर तक कितनी है, 256 किलोमीटर है। दो ही आपको याद रखनी है। मुख्य नहर का निर्माण कब पूरा हो गया था, 1986 में पूरा हो गया था। तारीख कहीं बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से तो बस। इंदिरा गांधी नहर का पानी मोहनगढ़ जैसलमेर तक 1 जनवरी 1987 को पहुँच गया था। अब आपको ध्यान रखना है कि मोहनगढ़ से इस नहर का पानी बाबा रामदेव उपशाखा के द्वारा गडरा रोड बाड़मेर तक जाता है। किसके द्वारा जाता है, कौन सी, रामदेव उपशाखा के द्वारा। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर के ऊपरी भाग की चौड़ाई कितनी है, 67 मीटर है। इंदिरा गांधी नहर के पेंदे की चौड़ाई कितनी है, 40 मीटर है। इंदिरा गांधी नहर की गहराई कितनी है, 6.4 मीटर है। इंदिरा गांधी नहर में पानी की प्रवाह क्षमता 523 घन मीटर प्रति सेकंड है। यह आपको ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी नहर में 7 लिफ्ट नहरें लगी हुई है, 7 लिफ्ट नहरें कार्यरत है इसमें, और 1 लिफ्ट नहर निर्माणाधीन है और 1 लिफ्ट अभी नहर प्रस्तावित है। यानी टोटल कितनी है, 9। कितनी है टोटल, 9 है। 7 तो काम कर रही हैं, 1 का अभी काम चल रहा है और 1 अभी प्रस्तावित है, तो टोटल हो गई 9। सबसे बड़ी लिफ्ट नहर है कमर्शियल लिफ्ट नहर, जिसकी कुल लंबाई है 151.64 किलोमीटर। और सबसे छोटी लिफ्ट नहर है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। ये आपको ध्यान रखना है। अब नोट कीजिए आप लोग, कमर्शियल लिफ्ट नहर जो है बीकानेर की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा कहलाती है। ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे जो नहरें निकाली गई हैं साथियों गंगा नहर से, उनके नाम क्या थे और अब वर्तमान में उनके नाम क्या कर दिए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहली जो नहर है साथियों उसका नाम है नौहर सेवा लिफ्ट नहर, जिसका नाम बदल करके चौधरी कुंभाराम आर्य किया गया था। और इस नहर से 5 जिलों में सिंचाई की जाती है, जैसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीमका थाना। क्लियर। सेकंड नहर है लूणकरणसर लिफ्ट नहर, जिसका नाम बदल करके कमर्शियल लिफ्ट नहर किया गया था। इससे 3 जिलों को सिंचाई होती है, बीकानेर, गंगानगर और अनूपगढ़। क्लियर। नेक्स्ट, ये 2 आपको याद रखनी है। ठीक है भाई। चलिए, ये शायद, हाँ, ये पेज डबल कॉपी हो चुका है। आगे बढ़ते हम। यहाँ पर तीसरी नहर आती है गजनेर लिफ्ट नहर। ठीक है भाई। तो गजनेर लिफ्ट नहर है ना, वो पन्नालाल बारूपाल उसका नाम बदल के किया गया था। और इससे सिंचाई की जाती है साथियों बीकानेर, नागौर, डीडवाना और कुचामन जिले में। बागड़सर लिफ्ट नहर, जिसका नाम बदल करके वीर तेजाजी लिफ्ट नहर किया गया था, सबसे छोटी है और इससे बीकानेर के लिए सिंचाई की जाती है, केवल बीकानेर को। 5वीं लिफ्ट नहर कौन सी है, कोलायत, जिसका नाम बदल के किया गया था डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर, और इससे सिंचाई होती है बीकानेर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी जिले में। क्लियर। नेक्स्ट है फलौदी लिफ्ट नहर, जिसका नाम बदल करके गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर किया गया था, और इससे जैसलमेर, जोधपुर ग्रामीण और फलौदी इन 3 जिलों में सिंचाई की जाती है। और अंतिम है 7वीं पोकरण लिफ्ट नहर, जिसका नाम बदल करके जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर किया गया था, और इससे 2 जिलों के लिए सिंचाई की जाती है, जैसलमेर और फलौदी। तो देखिए, मैं टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ साथियों। क्लास में मैं कोई भी फालतू चीज़ बोलता ही नहीं हूँ, आप जो जानते हो अच्छे से, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। राजीव गांधी लिफ्ट नहर परियोजना के माध्यम से इंदिरा गांधी नहर के पानी से जोधपुर शहर को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसका नाम बदल करके राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग, इसका नाम क्या बना दिया, राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर की कुल 9 उपशाखाएं, 9 शाखाएं, 2 बड़ी उपशाखाएं। अब आपको एक एक ध्यान रखना है। पहली शाखा का नाम है रावतसर शाखा, जो हनुमानगढ़ जिले में पानी पहुंचाती है यानी सिंचाई पहुंचाती है। सेकंड है सूरजगढ़ शाखा, लाभान्वित जिला है इसका गंगानगर। अनूपगढ़ शाखा, अनूपगढ़ जिला। पूंगल शाखा, ये भी अनूपगढ़ के लिए पानी पहुंचाती है। दातोर शाखा है, इससे बीकानेर को फ़ायदा होता है। और विरसलपुर, ये इससे भी बीकानेर ज़िले को फ़ायदा होता है।
चारण वाला शाखा है, इससे बीकानेर और जैसलमेर 2 जिलों को पानी पहुंचता है। शहीद वीरबल सिंह शाखा, इससे जैसलमेर को पानी पहुंचता है। और सागरमल गोपा जो शाखा, उससे भी जैसलमेर को पानी पहुंचता है। तो ये आपको 9 शाखाएं आपको याद रखनी। इन शाखाओं में 8 शाखाएं मुख्य नहर के दाईं ओर है, जबकि एकमात्र जो शाखा है राबतसर, ठीक है ना, ये नहर के बाईं ओर है। देखो ये आपको याद रखना है, राबतसर शाखा किधर है, बाईं तरफ है, बाकी की सब के सब दाईं तरफ है, ठीक है। चलिए अब आपको यहाँ पर ये जल संरक्षण की जो विधियाँ हैं साथियों, ये वाली, ये आपको नोट्स में ही पढ़ा दी जाएंगी, आप लोग इनको मत पढ़िए भले। जल संरक्षण की विधियाँ ऐसी कोई खास नहीं है, ये आप लोग सब जानते हो, आप लोग नोट्स लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो अगला जो हमारा चैप्टर होगा साथियों, वो होगा हमारा, आप लोग अगला चैप्टर होगा अपना जलवायु को लेकर के। तो सभी विद्यार्थी जलवायु वाली क्लास को आप लोग आसानी से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को, जलवायु से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी विद्यार्थी जो हैं एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए भाई, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए आप लोग, क्योंकि अब रेगुलर आप लोग पढ़ रहे हो तो कुछ हमको मनोबल प्रदान कीजिए। धन्यवाद।